सभी को नमस्कार। आज के क्लास साइंस का हम लोग एक विद्युत धारा नाम का चैप्टर आज हम लोग खत्म करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ विभवांतर और ओम का नियम भी पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है और प्रतिरोधकता क्या होता है, और प्रतिरोधकता के साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रतिरोध होगा उसे किस क्रम में संयोजित किया जाता है, अर्थात श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ खत्म करेंगे लास्ट हम लोग शक्ति या सामर्थ्य को पढ़ करके। मतलब ये पूरा का पूरा यूनिट आज हम लोग खत्म करेंगे, यानी इसका नाम हम लोग दे सकते हैं वन शॉट वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विद्युत धारा। अगर आवाज़ स्लो है तो आवाज़ को बढ़ा करके ईयरफोन लगा करके देखिए, और ऐसा लग रहा है कि हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कंटेंट को धीरे धीरे डिलीवर कर रहे हैं, तो आप उसका स्पीड बढ़ा करके यानी कि 1.5 या फिर 2x के स्पीड में देख सकते हैं। 1 शुरू करते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जिसे कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि करंट किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे एक लाइन में कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि ये जो विद्युत धारा होती है वो आवेश प्रवाह की दर होती है। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये विद्युत धारा है। किसी चालक में कोई अगर चालक है, जैसे मान लीजिए ये चालक है और इस चालक में ये मान लीजिए चालक है और इस चालक में इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, ये कोई चालक है, धारावाही चालक। इस चालक में खूब इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के भरे होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक दिशा में इसे किसी बाह्य विद्युत वाहक बल से जोड़ा जाता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र से, यानी हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज सोर्स, कोई बैटरी से जोड़ा जाता है, किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, तो ये बैटरी के कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि ये जो विभव होता है, ये विभव यहाँ इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन जैसे ही माइनस से प्लस की तरफ आकर्षित होंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आकर्षित होंगे तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा जनरेट होती है। ये जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी अगर ये होगी तो विद्युत धारा की दिशा ये होगी। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज ही आवेश कहलाता है। आवेश को अगर हमें समझना होगा तो हम लोग आवेश को कह सकते हैं कि किसी वस्तु का आवेश जो होगा, उस वस्तु का आवेश क्या होगा, किसी वस्तु का आवेश उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है और एक इलेक्ट्रॉन होता है e, तो ये q इक्वल टू n होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है और यहाँ n हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और आवेश का जो मात्रक होगा वो कूलाम होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें देख रहे हैं कि 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जितना आएगा वो टोटल आवेश होगा। और वो आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है 1 सेकेंड में, आवेश प्रवाह की दर 1 सेकेंड में, जैसे मान लीजिए कि t सेकेंड में, t समय में आवेश
Q प्रवाहित हो रहा है तो 1 सेकेंड में जो प्रवाहित होगा वो Q/T होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 पेन की कीमत अगर हम लोग समझना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं 5 पेन की कीमत अगर हमें पता है 25 रुपये है, तो इस तरह से एक पेन की कीमत हम लोग इसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि ये जो होगा वो 5 रुपये होगा एक पेन की कीमत। तो वही होता है, अगर T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उस चालक में तो 1 सेकेंड में Q/T आवेश प्रवाहित होंगे, और यही एकांक समय में जो आवेश प्रवाह की दर होती है वही विद्युत धारा कहलाती है। इसे हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। और ये I का अगर मात्रक निकालना होगा तो I का जो मात्रक होगा वो ऊपर कूलाम आवेश है तो ऊपर कूलाम होगा, और नीचे समय है तो ये सेकेंड होगा। कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग एम्पियर लिख सकते हैं, और ये एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक होगा। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि विद्युत धारा होता है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है, ये मान लीजिए एक बैटरी लगाया गया है इस तरह से, और विद्युत परिपथ है जिसमें हम लोग धारा सतत यानी लगातार प्रवाहित हो, वो परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। तो ये विद्युत परिपथ है, और विद्युत परिपथ में ये मान लीजिए पॉइंट A है और ये मान लीजिए पॉइंट B है। तो विद्युत विभवांतर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत आवेश के एकांक आवेश की बात होगी, यानी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी हम लोग कह सकते हैं कि Q आवेश को अगर इस चालक में इस परिपथ में Q आवेश उपस्थित है तो Q आवेश को ले जाने में हमें W कार्य करना पड़ रहा है। तो अगर एकांक आवेश की बात होगी तो हम लोग फिर से डिवाइड कर सकते हैं कि W/Q होगा। तो यही हम लोग कहेंगे कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एकांक आवेश होगा वही विभवांतर यानी V कहलाएगा W/Q। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो विद्युत विभवांतर होगा जो होगा वो V इक्वल टू कुल कार्य का हम लोग लिख सकते हैं कुल कार्य बट्टे आवेश जितने हैं कुल आवेश होगा। तो ये विद्युत विभवांतर का यहाँ से हम लोग एक फार्मूला दे सकते हैं, और डिफाइन करना होगा तो कर सकते हैं कि एक बिंदु से किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और विद्युत विभव की अगर बात होगी तो किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से एकांक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और एक तरह से और समझ सकते हैं कि ये जो विभव का अंतर होता है वो विभवांतर होता है, यानी डेल्टा V इक्वल टू W/Q। ये विभव का जो अंतर है, और ये डेल्टा V V2 माइनस V1 भी हो सकता है। पहले का विभव V2 हो, दूसरे का विभव V2 हो और पहले का विभव V1 हो, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू W/Q। इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इस फार्मूले को लिख सकते हैं। तो ये विभव का अंतर ही विभवांतर है। और या फिर कह सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एकांक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और यही इसका मात्रक अगर निकालना होगा तो हम लोग कहेंगे विभवांतर का जो मात्रक होगा SI मात्रक जो होगा वो V का कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, ये जूल होगा, और आवेश है तो ये कूलाम होगा। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ये जूल प्रति कूलाम को हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट।
जूल प्रति कूलाम को हम लोग लिखेंगे वोल्ट है। और अगर हमें चाहिए 1 वोल्ट का डेफिनेशन, तो ये 1 वोल्ट कब होगा, जब कार्य हमें 1 जूल करना पड़े, और कब, जब 1 कूलाम आवेश हो तो 1 जूल कार्य करने में, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो उसका जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। तो अगर इसे हमें डिफाइन करना है तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक कूलाम आवेश को या 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा 1 वोल्ट तब होगा जब एकांक कूलाम आवेश को 1 जूल, एकांक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। अब हम लोग शुरू करते हैं ओम का नियम। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम हम लोग पढ़ेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग डायरेक्टली एक फार्मूला यूज कर सकते हैं कि V समानुपाती I, यानी कि ये जो समानुपाती है, समानुपाती यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि ये R I और ये R जो होता है वो नियतांक होता है, नियतांक होता है जिसे हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। और ये प्रतिरोध की जो वैल्यू होगी वो V/I होगी, I से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अगर इसको डिफाइन करना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन आदि नियत हो तो एक लाइन जरूर लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन आदि नियत हो तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है। उस चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर जो होगा उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और ये अगर समानुपाती है तो समानुपाती का मतलब ये है कि जितना गुना ये भी होगा उतना ही गुना I होगा। समानुपाती का मतलब ये कतई नहीं है कि ये दोनों आपस में बराबर है, और अगर बराबर हमें करना है, बैलेंस करना है कि बराबर के रूप में है कि नहीं है, तो हम एक नियतांक लेते हैं और ये नियतांक उसे बैलेंस करने का कार्य करता है। और नियतांक का कार्य कुछ भी नहीं होता है, बस इसे बैलेंस करने का कार्य होता है। तो ये बैलेंस करेगा नियतांक को, यही हम लोग कहेंगे प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। जैसे V है, V का जो मात्रक होगा वो वोल्ट होगा, और ये एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग कहते हैं ओम। इसका सिंबल ये होता है, इसे ओम, अगर ओमीय परिपथ बनाना हो, यही ओम का नियम, यही ओम के नियम के अनुसार आता है ओम। और ये ओम वोल्टेज और करंट का अनुपात के बराबर होता है। ये जो प्रतिरोध है ये वोल्टेज यानी विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका मात्रक हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, बीमा की आवश्यकता नहीं है। अब अगर बात हो कि ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ का ग्राफ अगर खींचना होगा तो V और I के बीच अगर ग्राफ खींचना है तो हम लोग खींच सकते हैं। ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट। ये करंट है। जैसे मान लीजिए कि वोल्टेज है 1 ओम और करंट, वोल्टेज है 1 वोल्ट और करंट है 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर है और ये 1 वोल्ट है। तो यहाँ देख रहे हैं ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है और इसी को दोगुना किया जाएगा। तो जैसे ये भी दोगुना होगा तो I भी दोगुना होगा, यानी I की वैल्यू जैसे ही 2 हुई वैसे V की वैल्यू 2 हो गई।
ये देख रहे हैं इस पॉइंट पर कट करेगा तो यहाँ से जो ओरिजिन का ये पूरी की पूरी लाइन ये आर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी आर इक्वल टू ये जो ग्राफ होगा V अपान आई। यानी अगर ओमीय परिपथ का ग्राफ बनाना है तो ये इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं कि जितना ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाना है, ये करंट जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा ये वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। और अनओमीय परिपथ का ग्राफ किसी भी तरह से हो, इसके अलावा अगर कोई परिपथ दिया गया है तो ये पूरा का पूरा चाहे ऐसे जाए चाहे इस तरह से हो, ये पूरा अनओमीय परिपथ होता है। तो अनओमीय परिपथ का ग्राफ इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं और ओमीय परिपथ का ग्राफ एकदम सीधा होता है और इसके अलावा और सारा का सारा अनओमीय परिपथ होता है। तो इस तरह से हम लोग ओम का नियम, और ओम का नियम तभी लगेगा जब उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन आदि नियत हो, तब नियम अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले इस प्रतिरोध को तो हम लोग समझ सकते हैं। प्रतिरोध का एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, या तो वोल्टेज और करंट का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है, कह सकते हैं, और या तो कह सकते हैं कि जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे। ये प्रतिरोध का कार्य है कि धारा विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट जो उत्पन्न करे उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और उस रुकावट को ही हम लोग अवरोध कहते हैं। अवरोध धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। प्रतिरोध का कार्य होता है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना। तो अब इसका निर्भरता पढ़ते हैं कि इसकी होता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोध का निर्भरता। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। अगला हेडिंग होगा हमारा प्रतिरोध का निर्भरता। प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। और प्रतिरोध किस तरह से लंबाई पर निर्भर करता है कि जो प्रतिरोध होगा कैपिटल आर किसी चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जितना लंबा चालक तार होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। और समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। और दूसरी बात में हम लोग लिख सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले में लिखेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो प्रतिरोध होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो समीकरण बनाएंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से ये R समानुपाती होगा L अपान
ए के, और यहाँ समानुपाती है, इक्वल करेंगे, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं जैसे ही, तो हमारा नियम है कि कांस्टेंट लगाएंगे क्योंकि वो बराबर करने का कार्य करता है। तो ये R इक्वल टू रो एल अपान ए, और ये रो नियतांक है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता का अगर फार्मूला निकालना होगा तो हम लोग रो इक्वल टू निकाल सकते हैं आर ए अपान यल, ये हमारा फार्मूला होता है। और इसका जो मात्रक होगा, इसे डिफाइन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर यदि ए इक्वल टू मान लिया जाए कि 1 मीटर स्क्वायर और यल इक्वल टू अगर ले लिया जाए 1 मीटर, तो जो प्रतिरोध आएगा वो रो इक्वल टू आर के बराबर आएगा। और इसका हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं किसी चालक का, यहाँ से कह सकते हैं कि किसी चालक का लंबाई 1 मीटर, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी चालक की लंबाई 1 मीटर, किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। और इसका जो मात्रक होगा, इसका अगर मात्रक निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ रो इक्वल टू आर हो जाएगा ओम, आर का मात्रक होगा ओम, और ये मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बट्टे मीटर, मीटर से मीटर कटेगा और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ओम इंटू मीटर। इसका जो मात्रक होगा ओम इंटू मीटर, ये जो इसका एसआई मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। तो इस तरह से ये दो बात याद रखेंगे इसमें। और इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट या तो ये फार्मूला और या तो ये फार्मूला हमेशा हम याद रखेंगे। और ये फार्मूला तभी पता होगा जब ये दोनों समीकरण पता होगा। और ये अगर ये दो समीकरण पता है तो इस पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये न्यूमेरिकल लगभग हर साल पूछा जाने वाला है। तो ये न्यूमेरिकल इस पर ये तभी बन सकता है जब ये फार्मूला याद होगा। और ये फार्मूला याद करने के लिए हम लोग ये दोनों समीकरण याद रखेंगे तब भी याद होगा। और या तो डायरेक्टली यूज करेंगे कि रो इक्वल टू आर ए अपान एल, या फिर आर इक्वल टू रो एल अपान ए। नीचे क्षेत्रफल रखेंगे तो प्रतिरोध निकलेगा, और अगर क्षेत्रफल ऊपर चला जाएगा तो हमें प्रतिरोधकता निकलेगा। तो कोई भी एक फार्मूला इस तरह से ट्रिक करके निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग अगर पढ़ें तो ये प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम। दो तरीके से श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पहला क्या होगा श्रेणी क्रम। जब एक प्रतिरोध, कई सारे प्रतिरोध होते हैं, ये क्रम इसीलिए यूज होता है क्योंकि प्रतिरोधों के मान को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान जाहिर सी बात है घटेगा। बात हमेशा याद रखेंगे कि जब प्रतिरोध बड़ा होगा, भी आई आर में एक चीज संबंध याद रखेंगे कि जब वोल्टेज की बात अभी नहीं होगी, जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो हमेशा करंट कम होगा, क्योंकि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना प्रतिरोध का कार्य है। अगर वोल्टेज कम है तो कम करने के लिए इसे हम लोग प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, और प्रतिरोध को घटाएंगे जैसे ही विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे धारा की आवश्यकता होगी उस तरह से हम लोग प्रतिरोध का मान कम या अधिक कर सकते हैं। और वोल्टेज की खास बात क्या है कि जैसे ही प्रतिरोध को अधिक करना चाह रहे हैं, धारा को कम कर रहे हैं, तो धारा बटेगी नहीं। जैसे प्रतिरोध अधिक होगा तो यानी श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे तो अधिक होगा। इसकी बातें अभी आगे करेंगे।
इस तरह से प्रतिरोध को अगर लगा दिया जाए 1 बाय 1 करके ऐसे लगा दिया जाए और इसमें एक बैटरी लगा दी जाए, जैसे विभवांतर हो V वोल्ट का, और इसमें मान लीजिए R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध लगाए गए हैं। और अगर इसे डिफाइन करना होगा, लिखना होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि कई सारे प्रतिरोध पहले तो श्रेणी क्रम में लगे होंगे अगर, तो यह व्यवस्था कैसे होगी कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यहाँ देख रहे हैं पहले प्रतिरोध का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से यदि जुड़ा है तो यह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, वही चीज इसका उल्टा हो जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, जैसे इस तरह से, और दूसरा सिरा एक बिंदु से अगर जुड़ा है तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये जो होगा ये समांतर क्रम संयोजन R1 R2 R3, इसका डिराइव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट बताएंगे, डिराइव कभी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो श्रेणी क्रम में, ये एक बात याद रखना है, श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। इसमें V1 होगा, इसका V2 होगा और इसमें V3 होगा। वोल्टेज का मान अलग अलग होगा और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, इसमें भी ये तीनों में भी होगा, यानी वोल्टेज तीनों में समान। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो श्रेणी क्रम है दोनों में अगर अंतर देखना होगा तो आराम से कह सकते हैं कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध जो R होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट जोड़ा जाता है और इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R इक्वल टू R तुल्य निकालें हम लोग, तो इसमें होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी प्रतिरोध लगाए गए हों इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट में अगर बात होगी तो वोल्टेज श्रेणी क्रम में वोल्टेज समान, श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होगा, विभवांतर वो अलग अलग होता है और इसमें जो होगा समांतर क्रम में जो विभवांतर होगा वो विभवांतर यानी वोल्टेज समान होता है, विभवांतर समान होगा और उसमें श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और यही धारा का मान लिखना होगा, तो इसमें जो तीसरा पॉइंट करंट होगा, धारा इसमें समान होगी और इसमें धारा अलग अलग होगी। तो कहने का मतलब ये है कि विभवांतर अगर समान होगा तो धारा अलग अलग होगी, धारा समान है तो विभवांतर अलग अलग होगा, और विभवांतर इसमें समान है तो धारा अलग अलग होगी, और धारा समान होता तो विभवांतर अलग अलग होता। अब इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिफाइन तो कर सकते हैं कि डिफाइन करने के लिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से यदि जोड़ा गया है तो ये क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। और प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से यदि जोड़ा है तो वो क्रम समांतर क्रम कहलाता है। लेकिन इसे हमें जब जटिल परिपथ आता है नहीं पता चल पाता है कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये धारा को हम लोग हमेशा मान लेंगे कि ये पानी का प्रवाह है और पानी जब यहाँ से फ्लो कर रहा है तो पानी निकलेगा तो R1 में होकर के R2 में होकर के R3 में होकर के जाएगा, कहीं बटने का चांस नहीं है। अगर श्रेणी क्रम में है तो बटेगा नहीं, धारा हमेशा समान मिलेगी। और अगर धारा का मान कहीं बट नहीं रहा है तो वो कहेंगे हम लोग श्रेणी क्रम में है। और यहाँ देख रहे हैं धारा जो ही यहाँ से
यहाँ से जो ही धारा को छोड़ा जाएगा, पानी को छोड़ा जाएगा, इसमें देख रहे हैं 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते में बट जा रहे हैं। जितने रास्ते में बटेंगे उतना ही वो समांतर क्रम में होगा, और अगर धारा का मान बट नहीं रहा है तो वो श्रेणी क्रम होगा। तो इस तरह से श्रेणी, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, इसका डेरिवेशन छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो ये इतना ही बस समझेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। और अगर कुछ आ रहा है तो इस तरह से लिखेंगे, और डिराइव भी करना होगा तो यहाँ एक मान लेंगे कि v इक्वल टू आई आर होता है। अगर इसे डिराइव करना होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ v इक्वल टू, देख रहे हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, ये 3 प्रतिरोध, क्योंकि अगर यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है तो ये बटेगी, यहाँ कुछ जाएगी, यहाँ कुछ जाएगी और यहाँ, और तीनों मिल करके इस विभवांतर के बराबर होंगे, इस वोल्टेज के बराबर होंगे। अगर बराबर कर रहा है तो ओम के नियम से हमें पता है कि ये I इंटू आर होगा, और यहाँ V1 है तो I1 इंटू R1 होगा, V2 है क्योंकि धारा तो बट नहीं रही है, धारा सब में समान है तो I ही होगा, R1 I R2 प्लस I R3। अगर I को कॉमन ले लिया जाए I R, तो I कॉमन होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से I कटेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे डिराइव भी कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से श्रेणी क्रम में डिराइव कर सकते हैं, और यहाँ हम लोग समांतर क्रम में डिराइव कर सकते हैं। तो ये था प्रतिरोधों का संयोजन। और यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि घरों की जो वायरिंग होती है वो किस क्रम में की जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं समांतर क्रम में। और क्यों की जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जो वोल्टेज का मान होगा वो समान होगा, और हर जितना बल्ब लगाया जाएगा सब में वोल्टेज समान मिले, इसलिए घरों की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में की जाती है। अगर श्रेणी क्रम में करना होता तो जो पहले बल्ब लगाया जाता वो ज़्यादा वोल्टेज पर कार्य करता, और दूसरे वाले में धीरे धीरे घटता चला जाता, इसलिए ये जो लास्ट में होता वो जलने के योग्य नहीं होता। इसलिए हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजन नहीं करते हैं। घरों की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में की जाती है। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं शक्ति या सामर्थ्य। हम लोग पढ़ लेते हैं कि शक्ति क्या होता है, यानी कि पावर क्या होता है। शक्ति जो होता है वो कार्य करने की जो समय दर होती है वो शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, और P इक्वल टू W/T होता है। कार्य करने की समय दर, कार्य करने की जो समय दर है, कार्य करने की समय दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने का जो समय दर होगा उसे शक्ति कहते हैं हम लोग। और इसका अगर मात्रक की बात होगी तो P इक्वल टू, ये कार्य है तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय है सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड भी कर सकते हैं, और इसी को हम लोग कह सकते हैं वाट। ये वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। और एक तरह से और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो P है, P वोल्टेज तथा करंट का जो मल्टीपल होता है वो भी पावर कहलाता है इसमें, विद्युत परिपथ में। और ये कार्य करने की क्षमता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो कार्य करने की समय दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, या वोल्टेज तथा करंट का गुणनफल भी शक्ति कहलाता है। तो यहाँ ये P इक्वल टू V इंटू आई, अगर ओम का नियम लगाया जाए V इक्वल टू आई आर, पुट करने के बाद अगर हमें पता चलेगा तो ये P इक्वल टू आई आर इंटू आई, आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। और यही वैल्यू अगर V के टर्म में निकालना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि P इक्वल टू V इंटू V बट्टे आर, तो यानी V स्क्वायर बट्टे आर भी कर सकते हैं। P इक्वल टू V स्क्वायर बट्टे आर, जिस टर्म में पूछेगा उस टर्म में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पावर होगा, पावर शक्ति होगा, और शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। और यहाँ अगर हम लोग वाट को अश्व शक्ति में देखा जाएगा कि एक अश्व शक्ति, ये पूछता है एक अश्व शक्ति इक्वल टू, जान सकते हैं हम लोग कि 746 वाट होता है, ये भी याद रखेंगे। और 1 किलोवाट घंटा अगर हम लोग देखें, यानी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल टू होता है, ये यूनिट U से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा। और इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो किलो है वो 10 पर पावर 3 है, यानी 1000, और वाट होता है
घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणे 60 सेकंड, तो इसे अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई 6 में करेंगे ये 36 होगा, और जीरो देख रहे हैं तो 3 2 5 यानी 10 टू द पावर 5, और ये होगा वाट इंटू सेकेंड। अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखें तो ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट इंटू सेकेंड, और ये होगा 1 यूनिट 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड होगा। तो ये वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है 1 यूनिट इक्वल टू या फिर 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है, तो हम लोग कहेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 किलो वाट इंटू सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। तो ये शक्ति है। और अगर उष्मा के बारे में अगर बात होगी तो हीट जनरेट होगा, तो ये कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होता है। तो ये H/T भी कर सकते हैं, P इक्वल टू H/T भी कर सकते हैं। और इन दोनों को अगर एक साथ लिया जाएगा तो यहाँ होता है H/T इक्वल टू V इंटू आई, और ये T से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये आता है H इक्वल टू VIT, और ये VIT अगर यहाँ पुट किया जाएगा तो ये फार्मूला भी निकाल करके आ सकता है कि जो H होगा वो V² R इंटू T होगा, और यहाँ होगा ये हम लोग कह सकते हैं कि जो H होगा हीट होगा ये I² R इंटू T। ये फार्मूला तब होगा जब उष्मा क्षय होगी, जब उष्मा जनरेट होगी, तब जाकर के हम लोग ये फार्मूला का इस्तेमाल या फिर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह कैसा लगा हमें कमेंट में एक बार, अगर वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये बातें सुन रहे हैं तो लाइक कीजिए, और जो भी कमियाँ दिख रही हैं हमारे क्लासेस में वो सारा कमियों को एक बार हमें कमेंट कीजिए, और हम सब कमी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।